हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इस वीडियो में दोस्तों हम 1 से लेके 395 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं उन सबको कवर करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में दोस्तों हमने आर्टिकल 167 तक कर लिया था। आज हम उसके बाद यानी आर्टिकल 168 से करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है चालू हो रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ आर्टिकल 167 तक ही करवाए थे। आज हम इसके आगे के करेंगे जो कि पूरे 200 तक कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक ज़रूर ठोकना, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है एकदम नंबर 1 की वीडियो है। आपको ऐसी वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी जो 1 से लेके पूरे आर्टिकल सारे करवाते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका दोस्तों क्या होती है वो हम इसमें जानेंगे, जो कि आर्टिकल 168 से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होते हैं। अनुच्छेद 168 ये क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। दोस्तों विधानमंडल क्या होता है? जैसे हमारे में संसद है, संसद किसके लिए है दोस्तों? सेंटर के लिए। सेंटर में संसद में क्या क्या होता है? एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा और एक होती है राष्ट्रपति। ये 3 लोग जब मिल जाते हैं तो संसद बन जाती है। तो उसी तरह दोस्तों राज्य में जो है एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्य का राज्यपाल दोस्तों, राज्य की विधानसभा, और अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो विधान परिषद भी उसमें शामिल होती है। तो ये 3 लोग जब मिलते हैं तो ये विधानमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी तरह ये 3 चीज़ें मिलकर जो है वो विधानमंडल का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? एकदम छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 169 की। अनुच्छेद 169 के कहता है, संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन तथा विघटन कर सकती है। दोस्तों अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है, विधानसभा नहीं, विधानसभा दोस्तों वो होती है जहाँ से आपके जो है सीएम चुने जाते हैं, यानी जो आपके मुख्यमंत्री है वो विधानसभा से चुने जाते हैं, वो होती है सभा होती है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, वो होती है विधानसभा और ये होती है विधान परिषद। विधान परिषद का कार्य दोस्तों एकदम राज्यसभा होती है, राज्यसभा दोस्तों उसी के तरह जो है इसका कार्य होता है राज्य की विधान परिषद का। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार यहाँ पे डिफरेंस बता दूं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है डिफरेंस। जो विधानसभा है वो लोकसभा की तरह कार्य करती है और जो विधान परिषद है वो राज्यसभा की तरह कार्य करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो विधानसभा है वो लोकसभा की तरह कार्य करती है। जैसा आपने दोस्तों पढ़ा है लोकसभा, वैसे ही विधानसभा उसकी तरह कार्य करती है। आपने पढ़ा है राज्यसभा, तो उसी तरह जो विधान परिषद है, परिषद दोस्तों काउंसिल, ठीक है, तो वो उसकी तरह काम करती है। और राज्यपाल और गवर्नर को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपने आर्टिकल 169 की। इसमें बोला था कि जो संसद है उसको अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य में विधान परिषद होगी इसका जो निर्णय है ये संसद को लेने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 170 की। आर्टिकल 170 में दोस्तों विधानसभा की संरचना, यानी दोस्तों राज्य की एक विधानसभा होगी, उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 170 में बताया गया है कि राज्य की एक विधानसभा होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपसे पूछेंगे कि राज्य की विधानसभा किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आर्टिकल 170 के तहत राज्य की विधानसभा आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। यह विधानमंडल का निम्न सदन होता है। दोस्तों जैसे राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा होता है दोस्तों वो निम्न सदन होता है। तो उसी तरह दोस्तों जो विधानसभा है वो विधानमंडल का निम्न सदन है लोकसभा की तरह। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एकदम क्लियर पॉइंट है ये, है ना। उसके बाद इसके लिए दोस्तों न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 500 सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा राज्य है गोवा, गोवा में एक अपवाद है इससे रिलेटेड
कि न्यूनतम सदस्य जो हैं और अधिकतम सदस्य हैं। यानी दोस्तों जो गोवा है, गोवा में टोटल 40 सीट है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है विधानसभा बनाई गई है जो कि स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, तो गोवा राज्य के अंदर 40 विधानसभा की सीट है जो स्पेशल प्रोविजन के तहत भी वहां पर विधानसभा बनाई गई है, यानी गोवा का भी जो है खुद का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसके मेंबर लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि आप लोग चुनते हैं। दिल्ली में अभी सीएम केजरीवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, तो ये लोग जो होते हैं ये दोस्तों विधानसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक आंगल भारतीय गवर्नर के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है, यानी एक जो व्यक्ति है इसमें आंगल भारतीय है ना, उसको जो है गवर्नर के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है। इलेक्ट नहीं, चुना नहीं जाता दोस्तों, उसको नियुक्त किया जाता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 171 की। अनुच्छेद 171 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। विधान परिषद दोस्तों यानी लेजिस्लेचर काउंसिल, ये क्या होती है दोस्तों? ये राज्य की विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यानी दोस्तों जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह विधान परिषद भी उच्च सदन होता है राज्य का विधानमंडल का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है न्यूनतम 40 सदस्य और अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है। यानी दोस्तों कम से कम उसमें 40 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम उसमें जो है आपकी विधानसभा में जितनी सीट है, यानी मान लो विधानसभा में 150 सीट है, तो इसका 1/3 जब आप करोगे तो उसके हिसाब से जो है 50 जो है इसमें मेंबर होंगे, तब जाके जो है ये राज्य विधान परिषद के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों कम से कम उसमें 40 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम उसमें कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि विधानसभा में कितनी सीट है उसका 1/3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो चुने जाते हैं लोग, ये कहाँ से चुने जाते हैं? सबसे पहले 1/3 सदस्य दोस्तों नगर पालिका से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 यहाँ से चुने जाते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं और 1/12 सदस्य दोस्तों सेकेंडरी स्कूल के टीचर होते हैं। और ये सारे दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता। विधान परिषद के लिए कोई चुनाव नहीं होता और विधानसभा के लिए चुनाव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 172 की, यानी अनुच्छेद 172। ये क्या कहता है? राज्य की विधानमंडल का कार्यकाल। दोस्तों जो राज्य का विधानमंडल है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, उसका कार्यकाल कितना होगा? विधानसभा का कार्यकाल हम सब जानते हैं कि 5 वर्ष नई सरकार के प्रथम सत्र से, यानी जब सरकार का पहला सत्र होता है तब से लेके 5 वर्ष तक सरकार कार्य करती है, तो ये विधानसभा का हो गया। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर दोस्तों स्टेट में हमारे देश में जो है इमरजेंसी लग जाती है तो 1 वर्ष के लिए बिना चुनाव कराए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली एग्जाम में अगर पूछे तो आपको 5 वर्ष ही बताना है। आप 6 वर्ष तब बताएंगे जब उसमें ये बोला होगा कि आपातकाल की स्थिति में एक विधानसभा का कार्यकाल कितना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको। उसके बाद दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ये भी दोस्तों राज्यसभा की तरह होती है, तो इसलिए इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 173 में हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में आर्टिकल 173 में बताया है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्ट जो भारत का संविधान है उससे लिए गए आर्टिकल हैं। आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, आप चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, अगर एक भी आर्टिकल मिसमैच हुआ तो आप तभी रिपोर्ट कर देना मेरी कि मैंने ये गलत आर्टिकल पढ़ाया है। एक भी आर्टिकल दोस्तों मिसमैच नहीं है, ये एक्चुअल जो हमारा संविधान है उसमें जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताया गया है। और मैं आपको हमारी जो संविधान है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा कि हमारा भारत का संविधान आखिर में दिखता कैसा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल के सत्रवसान और विघटन के बारे में इसमें बताया गया है। यानी दोस्तों जो हमारा विधानमंडल है, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल जो है उसमें जो सत्र होते हैं, सत्रवसान और उसका जो विघटन है उसके बारे में बताया गया है। और पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। राज्यपाल समय समय पर राज्य की विधानमंडल के सदन प्रत्येक सदस्य को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझिए इसमें क्या कहा है। इसमें बोला गया है कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वह जो है विधानमंडल में सत्र के लिए सत्र को
बुलाएंगे, प्रत्येक सदन को ये नोटिस जारी करेंगे कि चलो भाई सत्र करते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक सदन को जो है नोटिस जारी करेंगे और कहेंगे सत्र करते हैं। और ये कहा है कि जो प्रथम सत्र होगा और जो अंतिम सत्र होगा उसके बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भी 3 सत्र होते हैं, जो कि सबसे पहला बजट, फिर मानसून और शीतकालीन। इनके बीच का आप गैप चेक करोगे तो ये भी 6-6 महीने के गैप से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरह जो गवर्नर है वह भी सत्र के लिए राज्य को कहेगा। ठीक है, इतना सा है सिंपल, आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल समय समय पर किसी सदन का सत्रवसान कर सकेगा। ठीक है, सत्र बुला सकेगा और विधानसभा का विघटन भी दोस्तों जो है इसी आर्टिकल के तहत कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि विधानसभा का विघटन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 174 के तहत जो है विधानसभा का विघटन होता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 175 की, आर्टिकल 175 सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। दोस्तों राज्यपाल को अधिकार होता है कि फिर सदन में भाषण दे और जो वह संदेश देना चाहता है उनको संदेश दे सके। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे संदेश देने का मतलब है दोस्तों वो सदनों को जो है संदेश जो देना चाहता है वह संदेश दे और भाषण दे। ठीक है, ये है आर्टिकल 175 में, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इग्नोर भी करोगे तो नॉर्मल एसएससी वाले बंदे का जो है वो काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसएससी वाले के लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो मैं येलो येलो करके दोस्तों इसको जो है येलो कर देता हूँ, है ना। तो वो जो है एसएससी वाले बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 176 अनुच्छेद 176 क्या कहता है, नई सरकार बनने या नए वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण। सेम उसी तरह दोस्तों जब भारत की सरकार बनती है तो राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देता है, विशेष पहले सत्र में जो है वो विशेष अभिभाषण देता है। तो उसी तरह जब किसी राज्य में नई सरकार बनती है तो राज्यपाल भी क्या करता है दोस्तों, विशेष अभिभाषण देता है आर्टिकल 176 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 177 की। अनुच्छेद 177 क्या कहता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। यानी दोस्तों सदनों के बारे में जो है वो मंत्रियों और महाधिवक्ता के जितने अधिकार होते हैं वो इस अनुच्छेद में लिखा गया है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है, क्या लिखा है, प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनके कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, और विधानमंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं है। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर मंत्री है कोई, है ना, या फिर कोई महाधिवक्ता है या फिर कोई आम व्यक्ति है जिसको दोस्तों सदन में भाग लेने के लिए कहा गया है, कोई भी ये इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्री हो या नॉर्मल आम इंसान हो, अगर वो किसी भी तरह से विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्य के रूप में भाग लेता है तो उसको ये अधिकार है कि वह बोल सकता है, भाषण दे सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, अपना मत रख सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये अधिकार है जो कि कुछ लोगों को दिए गए हैं। आप लोग भी जाके बोल सकते हैं, अगर आपको सदन वाले लीगली ठहरा देते हैं तो आप भी जाके वहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, अपना भाषण दे सकते हैं और कंपैरिजन वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार है आपको अनुच्छेद 177 के तहत। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 178 की। आर्टिकल 178 क्या कहता है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी दोस्तों जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। तो ये जो है इस आर्टिकल 178 के बारे में बताया गया है। ये आप एक बार वीडियो रोक के पढ़ लेना, मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर से ही आपको पता चल गया है कि राज्य की जो विधानसभा है उसका एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 189 की। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या परित्याग और पद से हटाए जाना। दोस्तों जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी पद से हटा दिया जा सकता है। कैसे कैसे दोस्तों देखते हैं। पहला, विधानसभा का सदस्य ना रहने पर, अगर दोस्तों वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो उस अध्यक्ष को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, दूसरा केस, अध्यक्ष अपना पद त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना पद त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा।
ठीक है दोस्तों, यानी अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा, क्या, अपना त्याग पत्र, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद विधानसभा में बहुमत से अध्यक्ष को हटा देना। ठीक उसी प्रकार जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को बहुमत हासिल करके हटाया जा सकता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उसको भी बहुमत से हटा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 180 में। अनुच्छेद 180 में क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। दोस्तों हम सब जानते हैं, हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर अध्यक्ष मिसिंग है तो उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभाल सकता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कोई अन्य व्यक्ति जो सक्षम हो उसको जो है इसका कार्यभार दिया जा सकता है। तो ये जो शक्ति है दोस्तों, अपना पद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने की, ये अनुच्छेद 180 में लिखा गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा और उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उसका कार्यभार संभालेगा। ये 180 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 181 की। अनुच्छेद 181 क्या कहता है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना हो। यानी दोस्तों जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हम हटा रहे हैं तो उसका जो है दोस्तों पीठासीन ना हो। तो ये जो है ये अनुच्छेद 181 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 182 की, आर्टिकल 182। आर्टिकल 182 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है विधान परिषद की सभापति और उपसभापति होगा। यानी दोस्तों जो लेजिस्लेचर काउंसिल है उसका जो है एक सभापति होगा और उपसभापति होगा। जैसे संघ की राज्यसभा में दोस्तों एक सभापति और उपसभापति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य की विधान परिषद में एक सभापति और उपसभापति होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 183 आर्टिकल 183 क्या कहता है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटना। तो इसके बारे में दोस्तों जो है वो आर्टिकल 183 में साफ साफ बताया गया है कि जो सभापति और उपसभापति है विधान परिषद के, उनका पद रिक्त होना या पद से त्यागपत्र देना या पद से हट जाना, ये सब दोस्तों 183 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 184 की। अनुच्छेद 184 क्या कहता है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक उसी तरह दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो कोई अन्य व्यक्ति संभालेगा। ये थी विधानसभा के लिए मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जो विधान परिषद है जिसमें अगर सभापति नहीं हुआ तो उपसभापति उसका कार्यभार संभालेगा और उपसभापति भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति जो है जो उसको सक्षम मान के जो है वो उसका कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 184। बात करते हैं आर्टिकल 185 की। अनुच्छेद 185 क्या कहता है? जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प में विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम इन दोनों व्यक्ति को हटा रहे हैं तो उनका दोस्तों जो पीठासीन है यानी पद से जो उनका त्याग है वो ना हुआ हो। ठीक है, उनको अपने लिए बोलने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 186 की। अनुच्छेद 186 क्या कहता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के विषय में अनुच्छेद 186 में बताया है। यानी इनको जो भी सैलरी मिलेगी वो आर्टिकल 186 में वर्णित है। यानी दोस्तों ये लोग इतने पावरफुल हैं कि इनके लिए अलग से आर्टिकल बताया है कि इनको इस आर्टिकल के तहत जो है इतनी सैलरी मिलेगी, उतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और ये सारी सैलरी दोस्तों अनुसूची के तहत मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 187 की। अनुच्छेद 187 क्या कहता है? राज्य का विधानमंडल का सचिवालय। ठीक है दोस्तों, जो राज्य का विधानमंडल है उसका सचिवालय होगा। सचिवालय वो होता है दोस्तों जहाँ पर दिन भर के डेली के काम जो है देखे जाते हैं, वही जो होता है सचिवालय कहलाता है। ठीक है, क्या कहा है इसमें? राज्य के विधानमंडल के सदन का प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। यानी दोस्तों जो राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल में हम सब जानते हैं 3 लोग होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो राज्यपाल होता है, दूसरा विधानसभा होती है और तीसरा जो होती है वो विधान परिषद होती है। यानी इन तीनों का दोस्तों जो है एक सचिवालय होगा, सचिव होगा इन तीनों का डेली का काम देखने के लिए। सचिव कौन होते हैं? जो डेली के काम देखते हैं। ठीक है, वो होते हैं सचिव। उसके बाद बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों, आर्टिकल 187 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 188 की, आर्टिकल 188
सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रयोजन के अनुसार। यानी दोस्तों जो विधानमंडल है उसमें जितने भी सदस्य आते हैं, चाहे विधानसभा के सदस्य हो, चाहे विधान परिषद के हो या राज्यपाल हो, इन तीनों के लिए ही जो है तीसरी अनुसूची में जो शपथ बताई गई है उसके तहत इनको शपथ लेनी होती है, आर्टिकल 188 के तहत। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 189। इसमें क्या लिखा है? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। यानी दोस्तों जो सदनों की गणपूर्ति है उसके बारे में। गणपूर्ति का मतलब है कि जब तक इतने सदस्य नहीं होंगे कोई कार्यवाही आगे नहीं होगी, जब तक 50 सदस्य नहीं होंगे तो कोई भी मीटिंग चालू नहीं होगी। तो ये होती है गणपूर्ति, यानी कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए कि उसकी गणपूर्ति हो। इसमें भी दोस्तों 1/10% जो है, यानी 10% जो है लोग होने चाहिए, तब जाके किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। सब कुछ सेम है, बस समझने की ज़रूरत है। आपने दोस्तों जो संसद में पढ़ा था ना, जो आपने संघ वाले उसमें पढ़ा था, भाग 5 में पढ़ा था, सेम उसी तरह राज्य वाले में, स्टेट में जो कि भाग 6 में आता है, वो भी सब सेम है। आर्टिकल बदल दिए हैं, बाकी बातें सेम है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको दोबारा जो है मत्था मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 190 की, आर्टिकल 190। ये क्या कहता है? स्थानों का रिक्त होना, यानी कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा। यानी दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि एक बंदा जो है वो 2 सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें अगर कोई विधानसभा का भी सदस्य है, कोई विधान परिषद का भी सदस्य है, तो वो केवल एक ही चीज़ का सदस्य रह सकता है, वो दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। ठीक है, तो जो है जो चुनाव आयोग है फिर वो उस बंदे की जो है वो सदस्यता को रद्द कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 191 की, आर्टिकल 191। ये क्या कहता है? सदस्यता का रद्द होना। यानी दोस्तों जो सदस्यता है, यानी विधानमंडल के जितने भी सदन हैं उनके जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को किस प्रकार रद्द किया जा सकता है, कैसे रद्द हो सकती है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मार्क नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 192 की। अनुच्छेद 192 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यानी दोस्तों अगर हम किसी की सदस्यता रद्द करने जा रहे हैं तो हमको पहले उस पर निश्चय कर लेना है कि हम उसकी सदस्यता क्यों रद्द कर रहे हैं, हमारे पास एफिशिएंट जो है सबूत है, एविडेंस है कि हम उसकी सदस्यता क्यों रद्द कर रहे हैं। तो इसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 192 में बताया गया है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 194 आर्टिकल 194, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि, ये सब जो है दोस्तों आर्टिकल 194 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 195 में क्या लिखा हुआ है। सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में दोस्तों जो है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 2 के तहत जो है दोस्तों सदस्यों को वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, तो उन्हीं अनुसूची में जो जो वेतन व भत्ते लिखे हैं वो इस आर्टिकल के तहत इनको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 196। अनुच्छेद 196 क्या कहता है? विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। यानी दोस्तों जब हमने संघ पढ़ा था तो हमने बिल्स वगैरह भी पढ़े थे, तो सेम जैसे हमने बिल उसमें पढ़े थे अब हमें वैसे ही बिल राज्य के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी आर्टिकल में बताया गया है कि विधेयक यानी बिल के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं वो इस आर्टिकल के तहत किए गए हैं। ठीक है, ज़्यादा मत्था नहीं मार रहा दोस्तों, आपने ये सब पढ़ रखा है, आपको बस एक बार हल्का सा समझना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 197 की। अनुच्छेद 197 आर्टिकल 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। यानी दोस्तों अगर जो भी धन विधेयक हैं इसको छोड़ के जितने अन्य विधेयक हैं उन पर विधान परिषद की शक्ति जो है वो बताई गई है। जैसे दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में जो है ये टक्कर होती थी कि लोकसभा जो है धन विधेयक पारित कर देता है, राज्यसभा को भेज देता है कि तुम्हें अगर इसको पारित करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ये खुद ही पारित हो जाएगा। तो सेम उसी तरह जो राज्य में होता है, राज्य में भी दोस्तों धन विधेयक जो है वो विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है।
इसको 14 दिन के लिए फिर उसके बाद विधान परिषद के पास भेज देते हैं उनको चिढ़ाने के लिए कि अगर तुम्हें इसे पास करना है तो करो, नहीं तो ये स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि जो विधान परिषद है उसको धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों पर उसकी क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है। उसके बाद अनुच्छेद 198 आर्टिकल 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। सेम उसी तरह दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था कि जो धन विधेयक हैं उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, धन विधेयक क्या होता है, वो सब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 199 की आर्टिकल 199। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया गया धन विधेयक की परिभाषा। सेम उसी तरह की परिभाषा दोस्तों जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमने आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी थी, सेम वही परिभाषा है राज्य के धन विधेयक की। ठीक है, क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि धन विधेयक वह विधेयक होते हैं जिसमें किसी कर को लगाना, हटाना, संशोधन करना या नियम बनाना हो तो उसी को दोस्तों जो है धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है धन विधेयक जो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। अगर आप दोस्तों पहले के आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कुछ भी आपको जो है दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 200 की, जो हमारा अभी का लास्ट का आर्टिकल होने वाला है। इसके आगे के आर्टिकल जल्द कवर करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है, विधेयकों पर अनुमति, यानी दोस्तों जो हमारे विधेयक है उस पर अनुमति कैसी होगी। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, पढ़ रखा है हमने कि दोस्तों लोकसभा ने विधेयक पारित किया, राज्यसभा में भी वो दोस्तों पास हो गया, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक लेता है। ठीक है, अगर अनुमति देता है तो वो विधेयक जो है वो पास हो जाता है, फिर वो कानून बन जाता है। ठीक उसी प्रकार विधेयक को पहले विधानसभा में पेश कर दो या फिर विधानसभा या फिर जो विधान परिषद है उसमें पेश कर दो। ठीक है, तो इन दोनों में पास होने के बाद वो विधेयक कहाँ जाता है, वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल क्या करता है, या तो उसको पास कर देता है या फिर उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज देता है कि मुझे इस पे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ इस विधेयक पे क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है उसको सोच विचार के वो उसको कह देता है कि तुम इसे रोकना चाहो तो रोक लो, नहीं रोकना चाहो तो मत रोको। ठीक है, तो जो है राज्यपाल फिर उसको या तो पास कर देता है या अपनी जेब में रख के भूल जाता है। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है तो राज्यपाल की भी वही शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये धन विधेयक या तो पास हो जाएगा या रुक जाएगा। अगर पास हो जाएगा तो फिर वो कानून बन जाएगा और अगर रुक जाएगा तो फिर विधानसभा या विधान परिषद उसको 3 महीने के भीतर पुनः जो है वो दोबारा राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी राज्यपाल की मर्जी होगी कि वो उसको पास करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये जो होता है ये विधेयकों के बारे में कुछ अनुमति है जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति से ले सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों आर्टिकल 200। अभी तक हमने दोस्तों 200 तक जो है अनुच्छेद कर लिए हैं। इसके आगे की वीडियो जल्द ही बना रहा हूं दोस्तों मैं। अब दोस्तों वीडियो आपको जल्दी जल्दी जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और ओरिजिनल और अच्छी वीडियो है। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पर, हो सकता है मिले ही ना आपको मेरी वीडियो के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।